हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस के जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के, ये मैंने 60 प्लस क्वेश्चंस निकाले हैं। इसमें से जितने भी कुछ पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स के निकले हुए क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखना और इन क्वेश्चंस की जितने भी डिटेल में हम समझा सकते हैं उनको सभी को देखना है। इसके अलावा जो भी इसके संबंधित टॉपिक होगा उसको आप जरूर देख कर जाना, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स में आएंगे। ये 18 प्लस जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख के जाना। इसके साथ में जो भी टॉपिक है उसको जरूर देख के जाना। मुगल्स, जैसे मुगल का एक टॉपिक है अपने आप में, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन खूब आए हैं, ठीक है। और ये पानीपत का युद्ध, जितने भी युद्ध वाला मेरा वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, युद्ध का मेरा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देख के जाना, ठीक है। उसमें सारे जितने भी युद्ध हुए हैं पुराने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं आई बटन में, यहाँ पे जो आई बटन आएगी उसमें लगा देंगे, ठीक है, वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। आपको पता है इस चीज के बारे में। जब जो अफगानिस्तान के उधर वाला जो इलाका था, इंडिया इधर से स्टार्ट होता है, तो अफगानिस्तान के जो इधर वाला इलाका था, इस तरफ में अगर देखा जाए तो जब मुगल्स में एक बहुत बड़ा लीडर था, आप उसको कह सकते हैं तैमूर। जब तैमूर की मृत्यु होती है तो उसमें जो इधर का जो पूरा प्रांत था वो पूरा बहुत सारे क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो वहीं एक जगह थी फरगना। फरगना में ही बाबर जो था, बाबर के पिता थे, उनकी जो सल्तनत थी एक। तो उसके बाद पिता थे उमर शेख मिर्जा आलम। और पिता के बाद जब पिता की मात्र जब ये बाबर 11 वर्ष था तभी पिता की मृत्यु हो जाती है। और ये 1194 में ये गद्दी बैठ जाता है, ठीक है। जब ये गद्दी बैठता है बाबर, तो गद्दी बैठने के साथ ही इसके चाचा से विवाद होता है और सभी से विवाद होता है, तो यहाँ की पूरी जगह छोड़ देता है। और ये तभी 1526 में एक न्योता पहुंचता है दौलत खान लोधी का, जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था, जो कि कह सकते हैं पंजाब में शासन कर रहा था, उस समय गवर्नर था पंजाब का। उसने न्योता भेजा और बाबर आता है और इन्वेड करता है। 1526 का पहला युद्ध लड़ता है पानीपत का, और इब्राहिम लोधी को हराता है और मार देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में किस वर्ष मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो वो डेट थी 1526। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, ठीक है। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम ध्यान रखेंगे कुतलुग निगार खानम, ठीक है। इसकी दादी का नाम भी पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना, दो एहसान दौलत बेग, इनका नाम था एहसान दौलत बेग, ठीक है। और इन्होंने ही बहुत सहायता की थी। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में बाबर जो है फरगना की गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। देखिए, किस वर्ष में हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर विजय प्राप्त की थी, तो ये डेट थी 1540। देखिए, 1539 में और 1540 में दोनों ही युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या किया था, हुमायूं को हराया था। 1539 का चौसा और 1540 का कन्नौज कहो या फिर बिलग्राम कहो, दोनों ही युद्ध में क्या किया था, उसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। और 40 के बाद हुमायूं देश छोड़ के भाग गया था, ठीक है। 55 में दोबारा आता है, 1555 में दोबारा आता है और बैटल ऑफ सरहिंद लड़ता है, और जिसके बाद एंट्री करता है। और आपको पता है इस चीज के बारे में, ठीक है। देखिए, किन के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526 पहला, 1556 दूसरा और 1761 तीसरा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1556 में जो हुमायूं की तरफ से लड़ा था, कौन था इसमें, सॉरी, एक तरह से कह दिया जाए तो वो अकबर का जो अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान। तो बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। इसमें बैरम खान की या फिर कह सकते हो अकबर की विजय हुई थी और हेमू इसमें हार जाता है, ठीक है। 1761 में जो कह सकते हो कि जो मराठास थे, मराठास इंडिया की तरफ से, और एक था कौन साथ में, जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ध्यान रखोगे अब्दाली। और इसमें अब्दाली की विन होती है, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखोगे 18 जून 1576 को। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और मैं जितने भी फैक्ट अलग से बता रहा हूं, इन फैक्ट को आपको आना ही चाहिए, ठीक है। वीडियो को आप चाहो तो फास्ट मोड या स्लो मोड में करके देख सकते हो, लेकिन आपको ये वीडियो देखना जरूर है, जिसको भी पुलिस का एग्जाम देना है। ये सारे के सारे पुलिस के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, न्याय के लिए
न्याय के लिए जंजीर किस बादशाह द्वारा लगवाई गई थी? देखिए, बादशाह था जहांगीर। जहांगीर ने न्याय के लिए एक सोने की जंजीर लगवा दी थी, जिसको कोई खींचता था और यहाँ पे एक घंटी थी, जो घंटी बजती थी, जो व्यक्ति इसको बजाएगा वो न्याय अपने लिए मांग सकता था। ठीक है, ध्यान रखना। शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये जगह थी बुरहानपुर। एक क्वेश्चन यहीं पे ध्यान रखना, शाहजहां की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? मुमताज महल। और इनकी मृत्यु हुई थी कब थी? तो 14th में जो गर्भ में था बच्चा, इसकी जो डिलीवरी होती थी उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हुई थी। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगजेब की बीवी थी जो, उसका भी मकबरा औरंगाबाद। आज प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या कर दिया है? संभाजी नगर। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, संभाजी नगर। जो औरंगजेब की बीवी थी उसका नाम था राबिया दुर्रानी। राबिया दुर्रानी, इसी को बीबी का मकबरा कहा गया है, राबिया दुर्रानी का मकबरा कहा है। ताजमहल की फुअर नकल कही है। ठीक है, बीबी का मकबरा कहा जाता है इसी को। ठीक है, पहले का औरंगाबाद, आज का क्या हो गया? संभाजी नगर। ठीक है, और राबिया दुर्रानी का मकबरा कहेगा, बीबी का मकबरा कहेगा, या फिर कहेगा औरंगजेब की बीबी का मकबरा। ठीक है। हाँ, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। और इन्हीं को हुमायूं की बहन कहो तो भी ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने एक बहुत बहुत फेमस बुक लिखी थी, आपको याद होगा, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। ठीक है, इसमें दो फेज हैं। इसके एक फेज में जिक्र किया है बाबर का, दूसरे फेज में जिक्र किया है हुमायूं का। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसी बुक में मिलता है कि जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो जहर देने से हुई थी मृत्यु। जो राणा सांगा की मतलब की माता थी, उन्होंने उनको जहर दे दिया था। ठीक है, बाबर को। अब बात करते हैं, किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी शहर बनवाया था? तो ये फतेहपुर सीकरी बनवाया था अकबर ने। और ये ऐसा किया कब था? तो 1571 में। ठीक है, 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर को बनवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? देखिए, रक्त और लौह की नीति जो किस शासक से संबंधित है? तो ये बिस्मार्क से संबंधित है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इसके लिए संबंधित है बलबन। ठीक है, और बलबन का कार्यकाल पूछ लेगा तो 1266 से लेके 1287 तक। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये भी गुलाम वंश का शासक था बलबन। और इसके बाद 1290 में गुलाम वंश खत्म हो जाता है। लास्ट पर होता है क्यूमर्स, जिसको मारकर खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी था, वो गद्दी बैठ जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। देखिए, जो अजंता है, अजंता और एलोरा की दो गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता में दिया गया है जातक कथाएं, यानी कि जातक कथाएं जो थी ये महावीर स्वामी से संबंधित थी। ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है, जातक की कथाएं। इसमें जो अजंता की अगर बात करेंगे, ध्यान से समझिए, जो अजंता की गुफाएं हैं ये राष्ट्रकूट वंश में बनवाई थी। ठीक है, एक जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और अजंता में जो गुफाएं हैं, प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो 29 गुफाओं में से मात्र 6 शेष बची हैं। ठीक है, पहले 29 गुफाएं थी, इसमें मात्र 6 शेष बची हुई हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अगर बात की जाए जो 6 शेष बची हैं, इनमें से एक गुफा है जिसमें अगर 16 नंबर की जो गुफा है इसमें, उसमें मरड़ासन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, मरड़ासन राजकुमारी का चित्र है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 16वें नंबर में, मरड़ासन राजकुमारी का चित्र है। और 17, जो चित्र नंबर 17 है इसमें, उसे चित्रों की वेधशाला कहा जाता है। ठीक है, चित्रों की वेधशाला कहा जाता है। और ये सभी सभी जातक जो कथाएं हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, इसी में एक माता और शिशु का चित्र भी संबंधित है इसी से। ठीक है, ध्यान रखोगे। क्वेश्चन पूछेगा कि माता और शिशु का चित्र का वर्णन किस गुफा से संबंधित है? तो वो ध्यान रखोगे अजंता से संबंधित है। ठीक है, पहले 29 गुफाएं थी, अभी प्रेजेंट टाइम में 6 गुफाएं शेष बची हैं। ठीक है, भारत में नेपोलियन, अगर यहाँ पे बात की जाए, जो एलोरा की गुफाएं हैं, एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं एलोरा। एलोरा की बात करेंगे तो यहाँ 34 गुफाएं थी। ठीक है, 34 गुफाएं थी, जिनमें 1 से लेकर 12 तक बात की जाएगी। 1 से लेकर 12 तक ये बौद्ध से संबंधित थी। ठीक है,
अगर 13 से लेके बात की जाएगी, 13 से लेके 29 तक, ठीक है, 13 से लेकर 29 तक बात की जाएगी तो ये हिंदू धर्म को समझती, और 29 से लेकर 34 तक, ठीक है, 30 से लेकर 34 तक कहो तो ये हो जाएंगी जैन को संबंधित, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो एलोरा की गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो तीनों धर्म से संबंधित हैं, 1 से लेके 12 तक बौद्ध, 13 से लेके 29 तक हिंदू और 30 से लेके 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं यूनेस्को की विरासत में शामिल है, 1984 में इन्हें शामिल किया गया था, ठीक है, ध्यान रखोगे। भारत का नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त को बहुत सारी उपाधियां मिली हैं। समुद्रगुप्त को धरतीबंध भी कहा गया है, समुद्रगुप्त को जो साउथ इंडिया है उसका विजेता कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसको विंसेंट स्मिथ, BM स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश की स्टार्टिंग श्रीगुप्त ने की थी, जिनके पुत्र थे घटोत्कच, और उनके उनके बाद जो असली रूलर आया है वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, बात की जाएगी चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त के बाद बैठते हैं समुद्रगुप्त गद्दी पर, ठीक है। अब बात करते हैं गांधार कला किस काल में विकसित हुई है? गांधार कला जो है कुषाण काल में विकसित हुई है, और ये सबसे ज्यादा गांधार कला का विकास हुआ है तो वो कनिष्क के काल में हुआ है। किसके काल में हुआ है? कनिष्क के काल में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। किस स्थान पर हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा करता था? तो ये प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में हर्षवर्धन एक धार्मिक सभा आयोजन करता था, ठीक है। हर्षवर्धन का कार्यकाल पूछेंगे तो 606 से लेके 647 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है, हर्षवर्धन का कार्यकाल, ठीक है। हर्षवर्धन की प्रारंभिक जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, बाद में इसने अपनी कैपिटल को बना लिया कन्नौज में, ठीक है। कुषाण वंश कुषाण काल के अंतर्गत किस काल में सर्वाधिक विकास क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था कुषाण काल में, ठीक है। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक जो थे कनिष्क के दरबार में थे, और कनिष्क भी कुषाण वंश से संबंधित था। किससे? कुषाण वंश से संबंधित था। भारत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय किस बादशाह का शासन था? तो जहांगीर का शासन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी? देखिए, अनुमति व्यापार करने की मिली थी 1615 में, लेकिन अगर बात की जाएगी 1611 में इन लोगों ने अपनी एक स्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बना ली थी, और 1613 में बात की जाएगी तो 1613 में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी सूरत में, जो कि एक स्थायी फैक्ट्री थी, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो वो सूरत था, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। बंगाल के नवाब जो थे उस समय सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ था? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी, और प्लासी की लड़ाई की बात करेंगे तो ये 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, और ये मिल गया था जाकर अंग्रेजों के साथ में, इसीलिए प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला हार गए थे, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? तो वो डेट थी 1911। 1911 में इसको स्थानांतरित किया गया था, 1912 में स्थापित हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम है? तो इनका नाम है विलियम बेंटिक। देखिए, मैंने एक ट्रिक बताई है, क्लास हटाओ बैटिंग करें, ठीक है, क्लास हटाओ बैटिंग करें। क्लास से होता है क्लाइव 1757 में एक बंगाल का गवर्नर बनता है। हटाओ से होता है हेस्टिंग्स, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, बंगाल का। इसके बाद बेंटिक था, विलियम बेंटिक, ये इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है पहला। और ये लास्ट में होता है कैनिंग, जो कि वायसराय था, वायसराय बनता है पहला, वो कि इंडिया का, ठीक है। ये बात होती है 1858 की।
ये 1833 की, ठीक है, और ये होती है 1773 की। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? देखिए, ये जो टीपू के साथ में कहो या फिर मैसूर के साथ में 4 युद्ध हुए थे इनके, ठीक है, 4 युद्ध हुए थे मैसूर के साथ में। आप चाहें तो इनको सुन सकते हैं। जो मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, उनमें पहली लड़ाई होती है, उसमें टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, तो उनके साथ लड़ाई होती है। जो पहली होती है वो होती है 1767 से लेके 69 तक। कहीं कहाँ पे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं 1767 से लेके 69 तक होती है, जो कि लास्ट में ध्यान रखोगे मद्रास की संधि से समाप्त होती है, ठीक है, मद्रास की संधि से समाप्त होती है, ठीक है। और इसमें जो हैदर अली थे उनकी विजय होती है, ठीक है, हैदर अली जीत जाते हैं, ठीक है। बाद में दूसरा होता है 1780 से लेके 84 तक होता है, 1780 से लेके 84 तक होता है, और इस युद्ध में हैदर अली जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तीसरा होता है 1790 से लेके 92 तक, ठीक है, 1790 से लेके 92 तक, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसी में टीपू सुल्तान जो है हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। दूसरे वाले में संधि होती है मंगलौर की, ठीक है, दूसरे वाले में मंगलौर की, तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की, और चौथे वाले में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, टीपू सुल्तान जो है डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की। और अंग्रेजों ने क्या किया था, लास्ट में जो बेलेजली की सहायक संधि थी उसके तहत इसको अपने में मिला लिया था, ठीक है। अब देखें 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था? तो ये 1858 में, ठीक है। झांसी की रानी की आखिरी युद्ध हुआ था कैप्टन ह्यूरोज से, ध्यान रखोगे, कैप्टन ह्यूरोज से। और ये हुआ कहाँ था? ग्वालियर में, और ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब कि लड़ते लड़ते मृत्यु हुई, वीरगति को प्राप्त हुई थी, और ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखोगे। लक्ष्मीबाई का नाम जो है मनु था शुरुआत में, और इन्हें मणिकर्णिका के नाम से जाना गया है, ठीक है। बाद में झांसी में जब आई, गंगाधर राव के साथ में इनकी शादी हुई। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद इन्होंने झांसी का राजपाट संभाला, और जिसके बाद इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? तो गरम दल के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इनको 3 नाम से जाना गया है, लाल, बाल और पाल। ये 3 नाम ध्यान रखिए आप लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल। और एक साथ में और हैं इनके साथ में, बिपिन चंद्र घोष, ठीक है। ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है जो कि गरम दल में सम्मिलित थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस महापुरुष ने की थी? इनके लिए सही वर्ड यही है, किस महापुरुष ने की थी। तो आप ध्यान रखोगे, आजाद हिंद फौज की बात करेंगे तो आजाद हिंद फौज की इनका नहीं नाम आना चाहिए, ठीक है, नाम आएगा सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, ये बात हो जाएगी कब की? तो ये हो जाएगी 1943 की करेंगे बात हम लोग, ठीक है, 1943 की, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान रखिए एक चीज को, जो आजाद हिंद फौज थी इसका पहले नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, और इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह, और कैप्टन मोहन सिंह और एक और थे घोष जी, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, 2 व्यक्तियों ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली और इसका नाम रखा था आजाद हिंद फौज, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और इनकी जो चंद्रशेखर आजाद थे इन्होंने स्थापना की थी HSRA की, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है, 1928 में दिल्ली में। प्राचीन काल में प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी? प्राचीन काल में पाली भाषा प्रयोग की जाती, ठीक है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो वो कुषाण शासक थे, और कुषाण शासक ने ऐसा किया था विशेष रूप से कनिष्क ने। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो इन तीनों के नाटककार थे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। और इन्होंने एक बुक लिखी थी हर्षचरित, ध्यान रखोगे, ठीक है, हर्षचरित।
ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल में किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें उन्होंने बताया है कि एक झील थी जिसका मैंने क्या कराया है, पुनरुद्धार कराया है, और उसको निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मौर्य काल में किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के ब्रिसल निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस जो है एक जासूसी ग्रंथ है, ध्यान रखोगे इस चीज को। और ये विशाख दत्त की पुस्तक है। किसकी है? तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है। ठीक है, इसे जासूसी ग्रंथ भी बोलते हैं। किस वर्ष मौर्य शासक अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी? तो ये राज्यभिषेक के 8वें वर्ष प्राप्त की थी। 269 में गद्दी बैठता है और 261 बीसी, ध्यान रखोगे बीसी में उल्टा चलता है, तो इस वर्ष में क्या हुआ था? कलिंग में जो है आक्रमण किया था। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, बूढ़े बच्चे मर गए थे। इससे इसी से अशोक के हृदय का परिवर्तन होता है। ठीक है, और कलिंग, ध्यान रखोगे कलिंग की उस समय कैपिटल थी तोसली। क्या नाम था? तोसली। और कलिंग के उस समय के राजा थे नंदराज। क्या नाम था? नंदराज। मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख में किस भाषा व लिपि में है? तो ध्यान रखोगे प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो ये ध्यान रखोगे अशोक ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बाद में पुष्यमित्र शुंग ने 90,000 के आसपास जो है स्तूपों को तुड़वाया था। एक स्तूप छोड़ दिया था सांची का और एक भरहूत का। ध्यान रखोगे भरहूत और सांची के 2 स्तूपों को छोड़कर पुष्यमित्र शुंग ने ये सारे स्तूप जो हैं तुड़वा दिए थे। ध्यान रखोगे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, देखिए मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? जो सड़क निर्माण का अधिकारी था उसे एग्रोनोमाई कहा गया है। मौर्य काल का कौन सा युद्ध हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग के पृथक शिलालेख हैं, जो कि अभी अशोक का शिलालेख है 13 नंबर का, उसमें जिक्र मिलता है। किस मौर्य शासक ने मौर्य काल की स्थापना की थी? तो ऐसा करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखोगे कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और सहायता की थी आचार्य चाणक्य ने। ठीक है, ध्यान रखोगे आचार्य चाणक्य जो थे इनके प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, और आचार्य चाणक्य की एक फेमस बुक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र, जो कि पॉलिटिक्स से संबंधित है, ना कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, अशोक के स्तंभ के लिए किस स्थान से पत्थर लिया गया है? जो स्तंभ लेख लिखे गए हैं अशोक के, पत्थर कहां से लिया है उसका? तो चुनार जगह है यूपी में। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, किस मौर्य शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ऐसा करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखोगे इस चीज को, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और संलेखना विधि से अपनी जो है प्राण त्यागे थे। ठीक है, इसी का पुत्र हुआ बिंदुसार। बिंदुसार जिसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। किसको? आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसके बाद इसी का बिंदुसार का बेटा हुआ है अशोक, जिसने अपने शासन के 8वें वर्ष जो युद्ध हुआ था उसके बाद, कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की। अर्थशास्त्र किस मौर्य शासक के लेखन के समकालीन था? जो चंद्रगुप्त के, क्योंकि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था चाणक्य ने, और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र को लिखा था। किसने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी? तो आचार्य चाणक्य ने। कौन सी लिपि अशोक के काल में दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ध्यान रखना इस चीज को, ब्राह्मी लिपि। मौर्य काल में विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अशोक को किस स्थान पर भेजा था? तो वो स्थान था तक्षशिला। पहले बिंदुसार ने अपने बेटे सुसीम को भेजा था उस जगह पे। किसको? सुसीम को। सुसीम ये करने में असफल रहता है, इसी के बाद उन्होंने अशोक को भेजा
और अशोक गए तो वहां पे बहुत तांडव मचा दिया और तक्षशिला में बिल्कुल शांति कर दी। इसके बाद यहीं पे एक नगर बसाया था जिसका नाम था श्रीनगर। और ये सब जिक्र मिलता है कहाँ पे, तो एक बुक है कश्मीर का जिसमें पूरा इतिहास लिखा हुआ है, और उस बुक का नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो ध्यान रखोगे तक्षशिला। कौन सा केंद्र था, तक्षशिला। ठीक है। नंद वंश के पश्चात बात की जाएगी, नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था। देखिए एक ट्रिक है इसके लिए, आप जानते होंगे उसको, हसीन मशूक शाह। हा से होता है हर्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, और माँ से होता है मौर्य वंश। तो नंद के बाद पूछा है तो कौन सा आ जाएगा, मौर्य वंश। यहाँ होता है शुंग वंश, कड़ु वंश और सातवाहन वंश। इसे ही आंध्र सातवाहन वंश भी जाना जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो उस समय गवर्नर था उज्जैन का। ठीक है। किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, तो ध्यान रखना 305 बीसी में। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सेल्यूकस निकेटर जो था, ये जो सिकंदर था उसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था, ध्यान रखोगे। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उसका नाम था हेलेना। क्या नाम था, हेलेना। इसी को कार्नेलिया जाने जाते हैं, कार्नेलिया, हेलेना या फिर कार्नेलिया। बाद में जब ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है सेल्यूकस निकेटर, तो अपनी बेटी हेलेना की शादी कर देता है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और साथ में एक व्यक्ति को छोड़ जाता है जिसका नाम था क्या, मेगास्थनीज। ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि था। ठीक है, राजदूत था। ठीक है। अब बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो मुद्रा का नाम था पड़। किस मौर्य शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार जीते थे, तो इनको जीता था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम क्या था, इंडिका। ध्यान रखो क्या नाम था, इंडिका। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिका में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था गुड़। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ मिले हैं, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, तो जगह है कालसी। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था, इंडिका। ठीक है। मौर्य शासक अशोक ने किस शिलालेख में घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो ये तो पहला प्रथम शिलालेख था। ठीक है। बराबर या फिर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने निर्माण कराया था। ध्यान रखोगे। ठीक है। 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है। मौर्य काल में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, तो ये प्रधानमंत्री था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य जी। ठीक है। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, तो ध्यान रखोगे पाटलिपुत्र में, क्योंकि वहीं पे तो निवास करते थे, तो इसलिए पाटलिपुत्र में उनके जो है शिलालेख नहीं मिलते हैं। ठीक है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखना, और इस वीडियो में जितने भी फैक्ट बताए हैं उन सभी को रट लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।